रहा हुआ है, लोग बिल्कुल नहीं आ रहे। कुछ गाड़ियां हाईवे पर जरूर जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं वो नजर आ रही है, या बड़े ट्रक्स जो सामान लेकर के जा रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। यानी पूरी तरह से जो ये सन्नाटा है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोग जो है वो समझ गए हैं कि अब जिस तरह के हालात बॉर्डर पे तनावपूर्ण बने हुए हैं, पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं लगातार जो दिखाई दे रही है, ड्रोन के जरिए जो हमला करने की कोशिशें की जा रही है, उसके बाद लोगों ने समझा है कि उनकी एक गलती कहीं भारी ना पड़े और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए लोग जो है वो अब घरों में है। पूरी तरह से क्या कहा जा सकता है कि ब्लैकआउट जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इक्का दुक्का लाइटें कहीं नजर आए तो आ सकती है, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस बात को समझा है कि जनता ब्लैकआउट जो है वो करना होगा। पूरी तरह से प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे, एक एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। आने वाले अगले आदेश तक शाम होते ही 7 बजे तमाम लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी होगी, उसके साथ साथ दुकानों के बाहर की लाइट बंद करनी होगी, बोर्ड्स की लाइट बंद करनी होगी। एक बड़ा एडवाइजरी में यह भी आदेश दिया गया है कि जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिन घरों पर, उसके साथ साथ जिनके इन्वर्टर्स लगे हुए हैं घरों में, उनको भी लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है। ऐसे में ये समझना होगा कि एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, एक एक कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कदम में सबको साथ देना है ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। हमारे साथ रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल जी हमारे साथ जुड़ गई है, स्वागत है आपका। विभूति मंगल जी, स्थिति फिर आज वही जस की तस बन गई है। पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन से हमले करके एक नापाक कोशिश की है, जिसे हमारे सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारी वायुसेना ताकतवर पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रही है। बिल्कुल सही बोला आपने। पाकिस्तान को क्या है ना, अब समझ नहीं आ रही। आज उम्मीद थी कि शायद इनके जनरल की उठापटक के बावजूद जो नए जनरल जाहिर ने टेक ओवर किया है, जैसे कि न्यूज में आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, उम्मीद थी कि शायद इनको समझ आ जाएगी और थोड़ा सा जो बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से प्रेशर बनेगा, कुछ इनको समझ आएगी। आईएमएफ ने भी बोल दिया है कि पाकिस्तान के पास जो डेट है वो रिकवर होता नहीं दिख रहा और हम आगे से हो सकता है उनको जो भी एड्स हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एड्स ना दी जाए। भारत हर तरफ से बोल चुका है कि हमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, आप अपनी जमीन में खुश रहें, हम अपनी जमीन में खुश रहें। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। इंटरनल उनके नागरिक परेशान हो रहे हैं, उनके पास खाने पानी को पैसा नहीं है और उसके बावजूद वो इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करके लगातार भारत की तरफ वॉर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन में भारत पीछे हटेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब हम सब देख ही रहे हैं। लगातार सरकारी वक्तव्य भी आए जा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बस नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना, और ये बहुत ही खूबसूरती की बात है कि जितने भी हमारे सारे नागरिक हैं सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं, किसी तरीके की लाइट ना जलाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है ब्लैकआउट करना, जिससे उनके किसी भी तरीके के एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या यूएवीज जो हैं वो कहीं भी हमारे ठिकानों का, हमारे रिहायशी इलाकों का पता ना कर सके, बिल्कुल गुप्त अंधेरे में, जिससे वो हम पे अटैक ना कर पाए। तो ये बेहतरीन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जब भी थोड़ी भी देर के लिए सुबह दोपहर के टाइम में जब भी ब्लैकआउट को ऑफ किया जाता है, उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि अपने बेसिक डिवाइसेस को चार्ज कर लिया जाए। मैं विभूति जी आपका रुख करूंगी, जरा दर्शकों को एक बड़ी खबर से रूबरू करा दे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, श्रीगंगानगर में हालात सामान्य हो गए हैं। ये अच्छी खबर सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान पर आप देख रहे हैं, श्रीगंगानगर में हालात सामान्य हुए, इसीलिए कह रहे हैं किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आ रहे हैं। हालातों को जब सामान्य हो रहे हैं तो बता भी रहे हैं, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पालना करें। बहरहाल ये जानकारी, श्रीगंगानगर में हालात सामान्य हो गए हैं, ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए। हमारे शूरवीर लगातार लगे हुए हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर विफल कर रहे हैं, चारों खाने चित कर रहे हैं। इस बीच श्रीगंगानगर से खबर, श्रीगंगानगर में हालात सामान्य हो गए हैं।
तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार सामान्य होने की हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये खबर जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता रहे विभूति मंगल जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विभूति जी अपनी बात पूरी करिए, और साथ में एक चीज और मैं ऐड करूंगी और आप उस चीज का भी मुझे जवाब दीजिएगा, बताइएगा। भुखमरी के कगार पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है और दूसरे देशों से ड्रोन की मदद मांगने के लिए उसकी नौबत आ गई है, भीख मांग रहा है, फिर भी ड्रोन से हमले कर रहा है, और ये ऐसे ड्रोन से हमले कर रहा है जैसे हमारे सैनिक हवा में ही उसे नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हालत देखिए उनकी कि उनको भीख मांग के अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करनी है, खाने के लिए पैसे मांगते हैं, दवाइयों के लिए पैसे मांगते हैं, हर छोटी मोटी चीज पूरी करने के लिए पैसे मांगते हैं। आज की तारीख में $131 बिलियन का डेट उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। IMF भी चिंता में है कि ये पूरा नहीं कर पाएंगे। 80% उन्होंने अपना जो असला बारूद है चाइना से खरीदा हुआ है, हर जगह से उन्होंने मांग के रखा हुआ है, और उसके बावजूद वो लगातार फ्रंट पे भारत को परेशान करने के लिए जुटा हुआ है। उसको इस बात की बिल्कुल समझने कितनी बेवकूफी भरी बात है। उसे क्या लगता है वो कितने दिन टिक पाएगा भारत जैसे बड़े और मजबूत देश के आगे? इतनी मजबूत सेना है, विश्व की बेहतरीन सेनाओं में से एक सेना है। लगातार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलजुल के जिस तरीके से पाकिस्तान की उन्होंने हर हरकत का सामना किया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी तक हमने पाकिस्तान नेवी की तरफ से कोई भी हरकत नहीं देखी है उनकी। मुझे नहीं लगता उनकी सेनाओं के बीच में भी आपसी सामंजस्य है या उनकी इंटरनल पुलिस उनका साथ दे रही है। एक तरफ भारत में देखिए कि नागरिक से लेकर पुलिस से प्रशासनिक सेवा और सारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री और अब यहाँ तक कि टेरिटोरियल आर्मी तक फ्रंट पे जा रही है साथ देने के लिए। पाकिस्तान बिल्कुल बेवकूफी कर रहा है, और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि उसके नागरिकों के पास कुछ भी बचेगा जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल सब हर तरीके से खत्म हो जाएगा, और इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड भी उन्हें नहीं दी जाएगी। कितनी बेवकूफी भरी हरकत है। अगर अभी भी ना समझ आई तो जाने क्या होगा इस देश का। बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग हुई थी उसमें यह बताया गया बाकायदा कि 300 से 400 ड्रोन घुसपैठ के लिए भेजे गए थे, सिर्फ इसलिए कि हमारे एयर डिफेंस की जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन उसी वक्त नाकाम उस कोशिश को कर दिया गया। क्या ऐसा ही हम मानकर चले, या फिर कैसी मंशा पाकिस्तान की आप समझ पा रही हैं इस हमले के माध्यम से? क्योंकि हवा में ही ड्रोन को हम खत्म कर रहे हैं, मिसाइल को हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं, पाकिस्तान कोई जानकारी जुटा नहीं पा रहा है, लेकिन क्या कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है? पाकिस्तान आप इस समय समझ सकते हैं कि बिल्कुल तिलमिला चुका है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रात के अंधेरे में वो इस तरीके से हमला करेगा, दोपहर में और सुबह शांत बैठेगा। उसमें बिल्कुल दम नहीं है कि दिन के उजाले में वो हमला करे, तो रात के उजाले में, रात के अंधेरे में वो हमला कर रहा है। लगातार हर तरफ से कोशिश कर रहा है, बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। तो इस वक्त मुझे लगता है वहां के सारे हुक्मराना, जितने भी आका वहां बैठे हैं, सब तिलमिला गए हैं और हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं और मुंह की खा रहे हैं। कोई उनका कुछ नहीं हो सकता है। इस वक्त भारत ने पूरी तरीके से अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग किया हुआ है, और अब वो ऑफेंसिव जा रहा है। हम सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करके उनकी जितनी भी एयर डिफेंस कैपेसिटीज हैं उनको हम कैपेसिटेट करने यानी कि नेस्तनाबूद करने लगे हुए हैं। पाकिस्तान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा अगर ये चला। बिल्कुल पाकिस्तान ज्यादा टिक नहीं पाएगा, और अभी भी टिक नहीं पा रहा। आपका रुख करूं उससे पहले मेरे सहयोगी भी, क्योंकि हमारे साथ रौनक लगातार बने हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें जो काली दिखाई दे रही हैं, ये ब्लैकआउट की तस्वीरें। उस बीच लगातार वो पल पल का अपडेट पहुंचाने की कैसे स्थिति है। रौनक, कोई ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रौनक, क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए मेरे सहयोगी से सवाल दोहराइएगा प्लीज। जी, कोई ताजा अपडेट आपके पास? कैसे स्थिति अभी, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए पूरी तरह से काली छाया हुआ है, पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है। कोई ताजा अपडेट आपके पास निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति सामान्य है। मैं लगातार बता रहा हूं, बॉर्डर से लेके शहर तक स्थिति सामान्य है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की हलचल की फिलहाल कोई खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने हिमाकत की थी बीकानेर के बॉर्डर पे, और भारतीय सेना ने उस तमाम कोशिशों को नाकाम किया था, और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये समझ गया है कि भारत पर किसी भी तरह की कोशिश जो है वो अब काम करने वाली है नहीं। और भारत की सेना लगातार जिस तरह से अपना पराक्रम दिखा रही है उसको पूरी दुनिया ने मान लिया है, उस लोहे को पूरी दुनिया ने मान लिया है। निश्चित तौर पर तस्वीरें मैं अगर यहाँ पर एक बार और फिर से दिखाऊं तो शायद ये सुकून देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता ये समझ गई है कि ये जो कर्फ्यू, माफ कीजिएगा, ये जो पूरी तरह से ब्लैकआउट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोग
पूरी तरह से समझ गए हैं कि हमें सेना का साथ देना है, पुलिस प्रशासन का साथ देना है, जिला प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है हमको उनका साथ देना है। और शायद ये तस्वीर खूबसूरत तस्वीर कह सकता हूं मैं, क्योंकि देखिए जनता पूरी तरह से अब एडवाइजरी को समझी है। जनता का ब्लैकआउट ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए जो गाड़ियों की वाहनों की आवाजाही दिखाई दे रही है, किस तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है, सुरक्षा को ध्यान रखा जा रहा है, ये मजबूत तस्वीरें भी आपने दिखाई। मैं आपका रुख करूं, विभूति जी आपका रुख करना चाहती हूँ। कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बहुत समझाया, बहुत बार इग्नोर कर दिया, टेबल टॉक भी हो गई, लेकिन अब घर में घुस के जवाब देने का वक्त है। और वो कर भी रहा है, भारत मजबूती के साथ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है कुछ आकाओं के जरिए जो है वो बार बार अपनी जो है अपना जो भयानक चेहरा दिखाने की कोशिश करे और जिससे पूरी तरह से खत्म किया भी जा रहा है, लेकिन जो लातों का भूत है वो बातों से नहीं मानता नजर आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए कितनी बेवकूफ लोग हैं कि सिर्फ कुछ एक दो लोग जो पावर में बैठे हैं वहां पे वो अपनी मर्जी से पूरे देश को चला रहे हैं। अब वो क्या करें, उनके देश में भुखमरी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, जैसे कि बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है डोमेस्टिक इश्यूज को डाइवर्ट कर दो, भारत के अगेंस्ट बोलो कि भारत हमें तंग कर रहा है। अब देखो कितनी बेवकूफ भरी बात है कि भारत अपनी ही जमीन पे अपने गुरुद्वारों को नष्ट कर रहा है और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। क्या आपको लगता है हमारे पास कोई काम नहीं है? भारत एक यंग नेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम क्यों अपने देश को बर्बाद करेंगे? क्या बेवकूफी भरे स्टेटमेंट वो लोग जारी कर रहे हैं? उनके पास कुछ नहीं है, तो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए डाइवर्ट करें। उन्हें लगता है कि इस एक्शन से वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि पाकिस्तान अंदर से चाहे कितना भी फ्रजाइल हो लेकिन लड़ सकता है। ये तो बिल्कुल वो बात है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बिल्कुल बेवकूफी भरी बात है, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। नहीं, और विभूति जी ये भी तो बात है ना, क्योंकि भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से ड्रोन की गतिविधियां हम देख रहे हैं, हमले की कोशिश कर रहा है, छिटपुट धमाके की आवाजें सुनाई दे रही है, वो इसलिए कि जैसे ही कोई ड्रोन आता है मार गिराया जाता है आसमान में। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारत जो जवाब दे रहा है वो कोई हमला नहीं है, वो कार्रवाई है। और कार्रवाई भी ऐसी कि नपी तुली है। पाकिस्तान जो चाहता है उसे मिल नहीं पा रहा है, पूरे विश्व में रोने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि पाकिस्तान एकदम तिलमिला गया। अब आप सोचिए कि जानबूझ के वो भारत की इमेज खराब करने के लिए उन्होंने बिल्कुल वॉर वाले एरिया के अंदर नो टाइम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन जारी नहीं किया, जिससे गलती से भारत उन्हीं के सिविलियन एयरक्राफ्ट को अगर किसी तरीके से चोट पहुंचा दे तो वो कह दे कि देखो भारत जानबूझ के हमें तंग कर रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स उस एरिया से फ्लाई नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की लोकल फ्लाइट वॉर जोन में फ्लाई कर रही है। कितनी बेवकूफी भारी बात है कि अपने ही नागरिकों को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हो गया है, वो सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में भारत की इमेज किसी तरीके से वो खराब कर दे, थोड़ी सिंपैथी गेन कर पाए। लेकिन इतना आसान नहीं है, वो इस चीज में कभी कामयाब नहीं होगा। विभूति जी इसी बात पे मैं एक चीज ऐड करूंगी, वो ये जो ड्रोन भेज के धमाके करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूं इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। मेरे सहयोगी बड़ी खबर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से रक्षा मंत्री की तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ बैठक होने वाली। खुशबू, आज भी बैठक हुई थी और वो हंसती मुस्कुराती तस्वीरें पाकिस्तान के हौसलों को तो वैसे ही पस्त करने वाली थी, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से कामयाब और वो जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे पूरी तरीके से नाकामयाब हमने कर दिया। लेकिन कल बड़ी बैठक होने वाली है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बड़ी बैठक लेने वाले हैं। बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहने वाले हैं। खुशबू, बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से जिन तस्वीरों का जिक्र आपने किया, वो जो मजबूत तस्वीरें दिखाई दे रही थी, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस मौजूद, वो मजबूत तस्वीरें देख के ऐसे ही होश फाख्ता हो गए पाकिस्तान के, ऐसे ही तिलमिला गया। और उसके बाद वो तिलमिलाहट दिखाई दी जिस चीज का जिक्र विभूति जी कर रहे। विभूति जी मैं बात ऐड कर रही थी, मेरा जिक्र ये था कि जितना वो ये ड्रोन से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हवा में ही नस्तनाबूद किया जा रहा है, इतने तो हमारे यहाँ दिवाली पर दिख जाती है आतिशबाजी, उसे सोच रहे हैं हम लोग आतिशबाजी की तरह ले रहे हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखेंगे किसी भी सेना अधिकारी की मीटिंग हो रही है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके चेहरों पे किसी तरीके का तनाव या टेंशन नहीं है। उन्हें पता है कि भारतीय सेना बिल्कुल आराम से उनका सामना कर सकती है और नागरिक इतने समझदार हैं कि हर गवर्नमेंट एडवाइजरी का बिल्कुल सटीकता से पालन कर रहे हैं। और ये छोटी मोटी आतिशबाजियां तो मुझे लगता है कि हमारा देश आराम से झेल सकता है, पर पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं लगता कि वो इस आतिशबाजी को ज्यादा देर तक चला सकता है। ये इतने सारे ड्रोन्स आ कहां से रहे, बड़ी सोचने वाली बात है। जिस देश के पास खाने को पैसा नहीं है, आखिर कौन ये सपोर्ट कर रहा है? तो इस बारे में भी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। और एक बात और विभूति जी, क्योंकि आज की जिस तस्वीर का जिक्र मैं और खुशबू कर रहे थे, इससे पहले आपने भी देखी होगी,
वो पूरे ऐसी तस्वीर थी कि अगर पाकिस्तान ने देख ली होगी तो तिलमिला तो और भी ज्यादा गया होगा। कि देखिए, पाकिस्तान एक तरफ तो ये सोच रहा था कि हम तो जिस तरीके से भारत पर हमला कर रहे हैं वहां पर टेंशन होगी, यहां तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बल्कि प्रेशर क्रिएट पाकिस्तान पर हमने कर दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि आधा तो साइकोलॉजिकल वॉर हमने जीत लिया है। अच्छा, साइकोलॉजिकल वॉर आपने का जिक्र जब दीपिका आप कर रही हैं, साइकोलॉजिकल वॉर का एक जिक्र करें तो देखिए, पाकिस्तान में जी को बैन करने का वो जिक्र करते हैं, लेकिन चुप्पे चुप्पे से हमें देख रहे हैं और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो उन पर प्रेशर और बना रही है, वो उन्हें और डरा रही है। विभूति जी। जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो हम इतनी देर से हमने प्रशासनिक सेवा की बात करी, मिलिट्री की बात करी, पर मुझे लगता है दाद देनी पड़ेगी भारतीय मीडिया की कि सब लोग मिलकर इकट्ठी एक ही सच्ची तस्वीर सबको दिखा रहे हैं, जिससे भारत के नागरिकों का हौसला बना हुआ है और पाकिस्तान का हौसला डेफिनेटली टूटा हुआ है। आपने देखा होगा उनके रक्षा मंत्री तक अपने स्टैटिस्टिक्स को कोट करने के लिए बोल रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिली है। अब ऐसे लोग क्या ही तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे भरोसा करेंगे जो सोशल मीडिया के फिगर्स को कोट कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल इंटरव्यूज में। और हमारे पास रॉ एंटी-आरओ जैसी इतनी बढ़िया बेहतरीन सुविधाएं एजेंसीज हैं जो उनके जैसे ही उनके अटैक्स हमारी तरफ आते हैं, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो सब इंटरसेप्ट हो जाते हैं बिना किसी परेशानी के। उनका हवा में ही धमाके से, बिल्कुल जैसा आपने कहा आतिशबाजी की तरह, उनको वहीं पे हवा में ही उनका खात्मा कर दिया जा रहा है। विभूति जी, एक सवाल और, क्योंकि हमारे दुश्मनों को हमारी ताकत का अंदाजा पहले से ही है, लेकिन अगर हम बात करें हमारी वायुसेना के बेड़े में जो मजबूती है उसका जिक्र आप करें, वो बताएं किस तरह से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये हम सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलजुल कर एकजुटता से पाकिस्तान को हर तरफ से घेर लिया है। अब वो बिल्कुल तिल मिला के हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन कर दे या फिर ड्रोन्स के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू नो टाइम ना जारी करके और भारत के अगेंस्ट गलत बयान जारी करके कुछ करे। अभी देखिए आप, कल हमने बीएसएफ और सीआईएसएफ को बुलाया, फटाफट जितने भी जवान छुट्टियों पे थे सब फटाफट अपनी पोस्ट पर आ गए हैं। आज टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया गया है, बिना किसी परेशानी के सब लोग अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन करने चले गए। तो अब आप सोच रहे टेरिटोरियल आर्मी में तो सिविलियंस ही भर्ती होते हैं ना, जिन्होंने एक एग्जाम के थ्रू जाते हैं, एक महीना अपना देते हैं। तो भारत में एकजुटता देखिए आप कि बस एक बुलाने पर फटाफट सब जगह चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इंटरनली जूझ रहा है। तो जो देश अपने एकता नहीं लेके आ पा रहा है, वो लगता है आपको भारत जैसे मजबूत और एकजुट देश के खिलाफ ज्यादा देर तक लड़ पाएगा? ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। पर अब क्या करे, पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, ना उगले जाता है ना निगले जाता है। लड़ाई शुरू कर दी है, हार मान लेगा तो भी थू होगी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के बीच में, और अगर हार नहीं मानता है तो उसके बस की बात है नहीं कि ज्यादा देर तक वो इस वॉर को इस बार तो इंटरनेशनल लेवल पर रोने का भी मौका नहीं है पाकिस्तान के पास, बिल्कुल, क्योंकि सबूत हमारे पास हैं। सबूतों के आधार पर इस बार एक बार फिर से हम पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। बिल्कुल सही, कितनी सही बात बोली है आपने कि कितना बेवकूफी भरी हरकत करी है कि उनके आर्मी के चीफ जाके एक टेररिस्ट के ताबूत पे पाकिस्तान का झंडा फहरा के आप उनके लिए प्रे कर रहे हैं। क्या साबुत करना चाहते हैं आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने? अपनी कब्र तो आपने खुद ही खोद ली है। बेशक वो तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो बेशर्मी वाली तस्वीरें हैं। एक बार फिर से मैं मेरे सहयोगी रौनक का रुख करूंगी, क्योंकि रौनक लगातार बने हुए हैं। रौनक, अभी ताजा हालात क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप लगातार अपनी पैनी नजरें बनाए हुए, ग्राउंड पर बने हुए हैं। चलिए, मेरा सहयोगी का रुख करूं। विभूति जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। विभूति जी, हम बात कर रहे थे हमारे एयरक्राफ्ट का, अगर हम जिक्र करें, जिस मजबूती का मैं जिक्र कर रही थी, मैं उस चीज का इंतजार कर रही हूं जिससे हम पाकिस्तान को पूरी तरह से ललकार रहे हैं और पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। वो जो बेड़े की मजबूती है, जो हमारे एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही जानकारी दे सकती हूँ जितनी की आधिकारिक गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में आई है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं रफाल एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है 4.5 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, और सबसे जो खूबसूरती की बात है कि रफाल ऑलरेडी कई युद्ध देख चुका है, जबकि जो पाकिस्तान जो F-17 यूज कर रहा है, जो चाइना ने उसे दिया, वो पहली बार वॉर देखेगा। मुझे लग रहा है चाइना बैठ के चेक करना चाहता है कि उसका जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है वो युद्ध में किसी काम के लायक भी है कि नहीं। काम के लायक तो भारत ने दिखा दिया, वो तो हमने ध्वस्त कर दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल उनको हवा में ही हमने खत्म कर दिया। जितनी बार उन्होंने भारत का रुख किया, उन्होंने मुंह की खाई है, वो ध्वस्त हो चुके हैं। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ चाइना का मनोबल भी जरूर टूटना चाहिए, उसे भी समझ आ जाना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, और इंटरनेशनल जो भी सदस्य हैं उनके बीच में उसकी इमेज भी लगातार खराब हो रही है। अगर अब उसने समझदारी से काम नहीं लिया और पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद नहीं हुआ तो फिर अगला रुख उसका है ही। जैसा कि आप जानते हैं यूएस ने भी चाइना के अगेंस्ट एक बहुत ही कड़ा रुख अपना रखा है। तो अब ये तो बहुत ही समझदारी
समझदारी की बात होगी कि अब एक सांप से अगर दूरी कर ली जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सांप को आस्तीन में पालने से सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा, सबसे पहले आपको ही काटेगा। तो अब अगला नंबर मुझे लगता है कि चाइना का ही है। विभूति जी, पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, भारत से पंगा लेने की कोशिश मुंह की खा रहा है, बलूचिस्तान भी पूरी तरह से जवाब दे रहा है। बिल्कुल। अफगानिस्तान से देखा जाए तो अफगानिस्तान से उसके रिलेशन अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान ने अगर एक उंगली उठाई तो पाकिस्तान के पास कोई भी जगह नहीं बचेगी जाने की। तुर्की जैसे छोटे देश उसको ज्यादा देर तक सपोर्ट नहीं कर सकते, और चाइना उसको खुले में आके सपोर्ट कभी करेगा नहीं। मुझे लगता है सिर्फ बलि का बकरा है पाकिस्तान चाइना के लिए, जिसका वो इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट, ताकि इंडिया को वीक करने की कोशिश कर सके। अभी तक अमेरिका का भी सहारा लेने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका गा रहा था, तो अमेरिका ने भी कह दिया कि पीछे हट जाओ पाकिस्तान को। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका ने जब F-16 पाकिस्तान को बेचे तो उस एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि इसको इंडिया के अगेंस्ट कभी यूज नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तान ने सबसे पहला उसका इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट किया है। तो अमेरिका से तो उसने वैसे ही अब दुश्मनी मोल ले ली है। विभूति जी, एक बात मैं आपसे एक बार फिर से समझना चाहती हूँ, ये जरा बताइए कि ये जो पाकिस्तानी ड्रोन आना, ये क्या हमारे एयर डिफेंस की जानकारी जुटाना है इसका मकसद, या फिर हमारे नागरिकों को निशाना बनाना है? क्या समझ आता है? मुझे लगता है इनको जानकारी जुटाने का जो काम था ये पहले कर चुके हैं। अब ये जाके ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमारे साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कि हम पे स्ट्रैटेजिक एयर स्ट्राइक या प्रिसिशन एयर स्ट्राइक कर सके। इतनी कैपेसिटी इनकी है नहीं, ना कैपेबिलिटी है। तो ये अब जाके हमारे नागरिकों को, हमारे हाईवेज को हर तरीके से हमें साइकोलॉजिकली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनको ये मालूम नहीं है कि भारतीय फौज कितनी काबिल है कि उनके अटैक्स होने से पहले उन्हें हवा में खत्म कर दे रही है। तो उनके जो इरादे हैं हमारे नागरिकों को परेशान करने के लिए, सिविलियंस को टारगेट करने का, और जो फैमिलीज हैं फौजियों की उनको टारगेट करने का, वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल नापाक है, और पाकिस्तान की इमेज को और बदनाम किए जा रहा है। विभूति जी, एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी मैं आपको बताऊं, देश के 26 शहरों में ड्रोन से हमले करने की पाकिस्तानी नापाक कोशिश करी, और यहां पर मुंह की खानी पड़ी। 26 के 26 शहरों में पूरी तरह से ड्रोन को नाकाम कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया जी। और इसके बावजूद भी अभी भी रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया, लेकिन इस बल को तोड़ के रहेंगे। बिल्कुल, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लास्ट के 1-2 बल बचे हैं, अगर इसने अभी भी अपनी समझी नहीं तो अब बिल्कुल। विभूति जी, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता रही है। बाड़मेर में रेड अलर्ट वापस लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने जानकारी इस बात की दे दी है। ये वही बाड़मेर है जहाँ पर पाकिस्तान की ओर से हमला करने की कोशिश की गई थी और धमाके की आवाज यहाँ पर सुनी गई थी। बाड़मेर में सामान्य हालात हो गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। बाड़मेर में रेड अलर्ट जो जारी किया गया था, वो रेड अलर्ट वापस ले लिया गया है। पाकिस्तान को अकल आ गई है कि यहाँ पर उसका कुछ नहीं हो सकता है। हमले अगर करेगा तो नाकाम उसे करने के लिए हमारी सेना वहां पर बॉर्डर पर तैनात है, मुस्तैद है। बाड़मेर यही बता रहा है। जिस तरीके से बाड़मेर से खबर आ रही है कि हालात वहां पर पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं। पहले रेड अलर्ट था, लेकिन खुशबू और रेड अलर्ट भी अब वापस ले लिया गया है। एक अच्छी खबर के तौर पर कहा जा सकता है इसको। विभूति जी, एक जानकारी ये भी है कि पीएम आवास पर विदेश मंत्री, विदेश सचिव जब पहुंचे तो कुछ मान के चले कुछ बड़ा होने वाला है। जी, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज में देख नहीं पाई हूँ रात के इस वक्त। तो बस जानकारी जो ये है कि वो हालात सामान्य होते जा रहे हैं, सब जगह ठीक है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो ड्रोन्स वहां की आर्मी है उसका जखीरा थोड़ा कम होने लगा होगा, वो सोच रहा होगा कि अब अगला क्या किया जाए, क्योंकि उसके स्ट्रेटेजिक एयर लोकेशंस तो इंडिया लगातार ध्वस्त करने में लगा हुआ है। उसकी कमर टूटती जा रही है। तो देखते हैं अब ये कितनी देर चलता है, पर उम्मीद यही है कि अब अगर उसने थोड़ी भी समझदारी दिखाई तो ये रात थोड़ी शांति से निकलेगी। नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में इस वॉर का जो फाइनल रिजल्ट है वो जरूर आके रहेगा। विभूति जी, पाकिस्तान कितना भी कह ले कि हमारे यहाँ सब ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं, हालांकि मुंह की खा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उनके नागरिक ही उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आ रहे हैं पाकिस्तानी नागरिकों के, कि उनमें कितनी ज्यादा तिलमिलाहट, कितना उन्हें नुकसान हुआ है, और वो वहां के हुक्मरानों से कितनी ज्यादा नफरत करने लगे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। वो जो वीडियो सामने आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लगातार उन्होंने, जब ये वॉर शुरू हुआ था उससे पहले तक वो कहते थे अपने आर्मी के ट्रक्स को रोक के जवानों को मार रहे हैं कि तुम ये क्या शुरू करने जा रहे हो, हम शुरू नहीं होने देंगे। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक की बेवकूफी देखिए कि उन्होंने बोला है कि इन सिविलियंस का जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि देश को बर्बाद होने से बचा लो, अब भी टाइम है। उनकी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनका सिविलियन ट्रायल नहीं, अब इनका मिलिट्री ट्रायल होगा। हर तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों को दबा रहे हैं। तो अब नागरिक जब उनके उठकर आएंगे और उनको अंदर से परेशान करेंगे तो हो सकता
सकता है थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, समझ नहीं रहे हैं वो अलग बात है, पर अब मुझे नहीं लगता उसको इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट बंद हो चुका है और अब वो तिल मिलाहट में ये जो एक्शंस ले रहा है ये ले रहा है। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं हालात सामान्य होते जा रहे हैं, तो इस बात से हमें इस बात का भी पुख्ता सबूत मिलता है कि भारतीय फौज कितनी मजबूत है कि कुछ ही घंटों के भीतर उनकी जितनी भी कोशिशें हुई हैं सबको नाकाम कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने शुक्रवार को पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि जिसके तहत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की तुरंत किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। ये जानकारी देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता इस पे विश्वास होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज अभी तक आई है, जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ IMF की मीटिंग हुई है, उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है यही जारी होता है कि ऑलरेडी ये जो फंड आपने बोला है कि ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑलरेडी $7 बिलियन पाकिस्तान ले चुका है। इसके अलावा रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के नाम पे वो अलग से $1.3 बिलियन ले चुका है। जापान से भी उसने बेवकूफ बना के कुछ दिनों पहले ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे $3 मिलियन ले चुके हैं। ठीक है, $131 बिलियन का उसके पास डेट है। IMF को ऑलरेडी चिंता है कि वो डेट चुकाएगा कैसे जिसके पास खाने के पैसे नहीं है। मुझे नहीं लगता है समझदारी भरा डिसीजन होगा कि इस वक्त पे IMF उसको लोन देगा, और किस वजह से देगा। वो अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करे तो समझ जा रहा है, किसी और देश पे हमला करने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इतना बेवकूफ है कि उनको और भी लोन देगा इस चीज के लिए। नहीं, और भारत ने तो अपना पक्ष रख भी दिया था IMF में, और ये भारत तरफ से कहा भी गया कि हमने बताया है, और साथ ही साथ जिस फंड की मांग पाकिस्तान की ओर से की गई थी, और भारत ने ये कहा है IMF से कि आप इस फंड को लेकर जरा इसकी समीक्षा कर लीजिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। जब इतना पाकिस्तान की जितनी आबादी नहीं है, जितनी उस आबादी के लिए जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा फंड वो ले चुका है, वो कर क्या रहा है? ये तो IMF की तरफ से भी हम बोलेंगे कि थोड़ी सी उनकी तरफ से ढील रही है कि उन्होंने आज तक ये नहीं देखा कि ये देश लगातार उधार पे उधार लिए जा रहा है। आखिर ये करता क्या है? इसकी भुखमरी मिट नहीं रही, इनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, यहाँ पे जो महंगाई की रेट है वो दर है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो इतना पैसा आखिर जा कहाँ रहता है? जायज सी बात है कि ये सारा पैसा भारत को परेशान करने के लिए जो गतिविधियां पाकिस्तान कर रहा है और जो टेररिस्टों को पाल रहा है, ये सारा पैसा वहीं जा रहा है। विभूति जी, एक सवाल ये भी है, ये पाकिस्तान गीदड़ भभकी देते हुए बार बार कहता है कि हमारी न्यूक्लियर पावर बहुत मजबूत है, उससे अगर हमने हमला किया तो भारत को खत्म कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ गीदड़ भभकी है, क्योंकि जितना डर सहम गया है, जितना अंदर से टूट गया है, तो ये जाहिर तौर पर ये गीदड़ भभकी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता कि वो इकलौता देश नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और उसको ये समझना चाहिए कि जब तक उसे न्यूक्लियर का सही से मतलब नहीं समझ आता होगा ना, भारत अपने न्यूक्लियर ये कर चुका था टेस्टिंग, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो स्टार्ट भी करेगा उस को लॉन्च करना, भारत उससे पहले उसकी उन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। विभूति जी, एक चीज समझना चाहूंगी मैं आपसे जी, ये बेहतर होता पाकिस्तान के लिए कि जो पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकियों को जगह दे रखी है, वहां के हुक्मरान जो है उन्हें पाल रहे हैं, फल रहे फूल रहे उनके राज में, उन्हें जाके खत्म किया था क्योंकि उन्होंने नापाक हरकत की थी पहलगाम में आकर। अगर तभी शांत हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती है। पाकिस्तान इतना जो खत्म हो गया, पूरी तरह से टूट गया है, इतना कुछ नहीं होता। जी प्लीज साइड खड़े। माफी करना खुशबू, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाई, दोबारा बोलेंगे? मैं विभूति जी समझना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में नापाक हरकत की, किस तरह से उन आतंकियों को पाकिस्तान फंडिंग कर रहा था, कैसे जगह दे रखी थी, कैसे के हुक्मरान ऐसे आतंकियों को पाल रहे थे, ये उनके राज में फल फूल रहे थे, उन्हें जाके ही तो खत्म किया, आम नागरिक को तो नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगर तभी पाकिस्तान शांत हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज इस तरह की तस्वीरें नहीं आती। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे आगे हमले, रात में आके फिर से जो है ये काराना में हमले करने लगते हैं। यही तो बात है कि वहां पे कुछ लोग बैठे, उन्हें लगता है कि पूरा पाकिस्तान वही है और पूरा पाकिस्तान वही चलाएंगे। इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है, उसके जो नागरिक हैं अब इस बात को भुगत रहे हैं। सोचिए हमने क्या किया, उनके वहां से कुछ टेररिस्ट आए उस जगह से, उन्होंने हमारे लोगों को परेशान किया, हमारे औरतों को विधवा बनाया, सबके सामने मारा और उनको बोला कि जाके बता दो अपनी सरकार को कि हमने ये काम किया है। उसके बाद चले गए वो, उन्हें लगा कि जाके बता दो मोदी को
और मोदी ने फिर जाके देखिए बता दो मोदी को, और देखो फिर उसके बाद सरकार ने फिर उन्हीं दो जो प्रतिभावान शक्तिशाली महिला ऑफिसर्स को बोला कि चलो हम अब महिलाओं के थ्रू ही तुम्हें बताएंगे कि हमने क्या किया है, और कितना सर्जिकल प्रिसिशन स्ट्राइक उन्होंने किया था एग्जैक्टली 9 ठिकाने जहां पे उन्होंने अपने ये सपोले, अपने ये जो टेररिस्ट हैं पाल रखे थे, सिर्फ उनका नुकसान हुआ, कोई सिविलियन हानि नहीं हुई, कोई किसी तरीके का एस्केलेटरी मेथड नहीं था, नॉन एस्केलेटरी एक्सरसाइज थी ये, जिसमें सिर्फ उन लोगों को मारना था जिन लोगों ने भारत में आके आतंकवादी हमला किया है और लोगों को परेशान किया है। बिल्कुल प्रिसिशन अटैक किए गए थे। आपने देखा होगा फोटोज के अंदर की बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल एक छोटा सा छेद हुआ है, वहां जाके वो बॉम्ब गिरा, धमाके से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। इससे ज्यादा क्या चाहिए समझने के लिए कि भारत की कभी मंशा थी ही नहीं पाकिस्तानी नागरिकों को या किसी भी तरीके से किसी और समुदाय के लोगों को नुकसान हम तो पहुंचाने कह ही नहीं रहे थे हमें छेड़ो, हम कह ही नहीं रहे थे हमें छेड़ो, उन्होंने जब छेड़ने की कोशिश की तो हमने छोड़ा नहीं। ठीक है, हमारे साथ हमारे पास टाइम नहीं है ये सब बातें करने का। बिल्कुल, हम अपना देश आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे देश तरक्की कर रहा है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनकी तरह नहीं है कि आतंकियों को जो है उनको जगह दे दे। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप भल्ला जी भी जुड़ गए हैं, और प्रदीप भल्ला जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रदीप जी, आपका जी राजस्थान पर स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप भल्ला जी, पाकिस्तान बार बार मुंह की खाने के बावजूद जो है अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है, और बार बार जो है हमारे वीर सैनिक हमारे पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्यों जो है पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, इतना बिलबिलाया क्यों है? ये उसकी आदत बन गई है। अगर वो बिलबिलाएगा नहीं तो वो कुछ, क्योंकि आपने देखा है कि उसकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। अब जो वहाँ के हुक्मरान हैं उनको कुछ तो दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ये नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पे रेवोल्यूशन हो जाएगा और जो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, मेरी सहयोगी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे दर्शकों का, फिर आपसे सवाल लेते हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं रोक रही हूँ जरा आपको। बड़ी खबर क्या है वो जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को जरा। शाहबाज सरकार और पाक सेना में फूट की खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाक आर्मी ने पाक सरकार के बयान को नकार दिया है। अब देखिए दोनों में फूट किस कदर नजर आ रही है। भारत पाक में कोई बात नहीं, ये कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाहबाज सरकार और पाक सेना में फूट। अब देखिए ये नजर आने लगी है, ये है पाकिस्तान की हालत, और चला है भारत से युद्ध करने के लिए। और भारत पाक में कोई बात नहीं, डीजी ISRPR की ओर से ये कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रदीप जी, इस पर आपका एक रिएक्शन चाहेंगे? ये तो देखिए कोई नॉर्मल बात है, ये कोई पहली बात नहीं हो रहा है कि जो पाक आर्मी है वो पाक गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ हुई है, और ये तो बार बार होता रहा है, तो नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो है अपने में जो है बन नहीं पा रही है, अंदर से आप टूटे हुए हैं और फिर भी जो है ऐसी कायराना हरकत कर रहे हैं। प्रदीप जी, ये तो ऐसा हो गया कि आपके अपने में तो बन नहीं रही है, अब आप फुदकते फिर रहे हैं। ये बात बनने की नहीं है, ये बात हुक्मरान की है। नहीं, वो प्रदीप जी, बहुत चाहती है कि वो जैसे परवेज मुशर्रफ और जो है चाह रहे थे कि खुद पावर ले लें, ऐसे तरह इसी तरीके से मुनीर भी चाह रहे हैं कि वो पावर में आ जाए और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नीचे हो जाए। प्रदीप जी, इसी से जुड़ा सवाल, कौन किसकी बात नहीं मान रहा है? क्या लग रहा है, कौन अपनी चला रहा है, कौन किसकी नहीं मान रहा है? क्योंकि वहां सरकार है ही कहां, वहां सेना है, और सेना तो आतंकियों के हाथ की कठपुतली है। नहीं, जो सरकार है उसकी बात सेना नहीं मान रही है, और हमेशा से ऐसा होता आया है। और जो आतंकी है वो सेना उनकी कठपुतली नहीं, आतंकी सेना की कठपुतली है। वो कठपुतलियों को, यानी कि आतंकियों को यूज करते रहते हैं अपना जो है मकसद हासिल करने के लिए। प्रदीप भल्ला जी, ये जो कायराना हरकत रात में कर रहा है, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी क्यों नहीं बाज आ रहा? किसका सहारा लेके इतना फुदक रहा है? हेलो जी प्रदीप जी, ऑफ हो गया। नहीं प्रदीप जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। प्रदीप जी तक शायद आवाज नहीं पहुंचे। एक बार ये बड़ी खबर से हमने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, शाहबाज सरकार और पाक सेना में फूट, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बड़ी खबर जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि
इस बीच एक बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे बड़ी बैठक, ये भी जानकारी। बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जी राजस्थान के पास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे बड़ी बैठक, बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रदीप जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, प्रदीप जी तक हम दोबारा रुक करेंगे। विभूति मंगल जी, कल रक्षा मंत्री फिर से बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में फिर से मजबूत तस्वीरें दिखेंगी और पाकिस्तान फिर से तिलमिलाएगा। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। बहुत ही इंतजार से हम भी उस बैठक का रिजल्ट सुनने के लिए आतुर हैं, क्योंकि ये देखो ऐसे फौजी में आपको बात बताती हूँ कि हर थोड़े दिन में हम ये हर कुछ टाइम में ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है, फिर लड़ाई होती है, बुलाया जाता है, उधर नुकसान होता है, थोड़ा बहुत हमारा भी नुकसान होता है, उसके बाद फिर वो माफी मांगता है, माफ कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो उठ के आता है, अलग अलग हथकंडे अपनाता है। मुझे लगता है बहुत हो चुका है, इसको एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान की नीयत है ही नहीं, वहां पूरी जो उनकी कंप्लीट जो पॉलिटिकल इस टाइम पे उनकी जो लीडरशिप है वो इस तरीके की है कि उनको छोड़ दिया जाए तो वो फिर से थोड़े दिन में अपने आप को तैयार करते हैं और फुफकारना छोड़ता नहीं है। ये वो सांप है जिसको आप कितना भी छोड़ दो, कितना भी दूध पिलाओ पालो, ये काट के ही मानेगा। तो इसको इस टाइम पे टाइम आ गया है कि अब इसका फन अब काट देना चाहिए। हमारे साथ आर.के. भार्गव जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईजी हैं बीएसएफ के। सर, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। आर.के. भार्गव जी, पाकिस्तान और वहां के सैनिक जो है पूरी तरह से नस्तनाबूद होते नजर आ रहे हैं। इतने से हैं बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, फिर मुंह की खाने को भी तैयार है, फिर भी अपना फन दिखा रहे हैं। किस तरह से हमारी सेना उनको जवाब दे रही है ये सब देख रहे हैं। हमारी सेना जो है पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ खड़ी हुई है, तभी हम आज सुरक्षित यहाँ पर है। तो किस तरह से देखें कि पाकिस्तान क्यों ऐसे फन दिखा रहा है, किसकी सरपरस्ती पाकिस्तान को मिल रही है, कौन पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, और हमारे जवानों के जो हौसले हैं वो तो बुलंद हैं। देखिए, अभी जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान को कोई ऐसी फंडिंग नहीं मिल रही है। कोई अगर गुप्त फंडिंग मिल रही होगी तो हो सकता है चाइना से मिले, या जो तुर्की ने कहा था वो उसको हथियार दे रहा ये है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, जो पाकिस्तान अभी जो भी कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, ये एक तरह से आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, पाकिस्तान का अभी जब कहते ना कि अगर कोई आदमी चारों तरफ से घिर जाए तो वो इस तरह के कदम उठाता है जो कि लॉजिक से परे होते हैं, लॉजिकल नहीं होता है। आज की तारीख में देखिए, पाकिस्तान के वेस्ट में अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि उसमें था कि जो डीएलए है वो क्वेटा के नजदीक पहुंच गया और उसके ऊपर कब्जा करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी वहाँ के जो शासन तंत्र है या वहाँ जो भी गवर्नमेंट है या आर्मी है उसके लिए एक बहुत बुरी खबर है। आर.के. भार्गव जी, हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ये उकसावे के लिए कर रहा है या कि वाकई में लोगों को निशाना बनाने की साजिश पाकिस्तान की है? क्योंकि कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया था, नाकाम हुआ। अच्छी तरीके से पाकिस्तान को पता है कि वहां पर किस तरीके से हमारी सेना अलर्ट है। तो किस साजिश के तहत पाकिस्तान की ओर से हमला किया जा रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? देखिए, जो सिविलियन एरिया में हमला करना ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, कोई नई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में इंसान की जान की कीमत बहुत कम है। आप देखिए, जब वो टेररिस्ट को यहाँ बेचता है तो उस समय वो टेररिस्ट हम लोगों को शायद उतना ही पता लगता है, लेकिन मैंने बहुत से टेररिस्ट का जो पकड़े गए उनका इंट्रोगेशन किया है तो ये पता लगा कि उसमें से ज्यादातर बहुत गरीब फैमिली के थे और उनको उनके माँ बाप से आईएसआई ने या पाकिस्तान की आर्मी ने उनको एक तरीके से खरीदा कि ये बच्चा जो है हमारा मुजाहिद बनेगा और हम तुम्हें 4 लाख रुपए देंगे। और उन्होंने इस तरह बच्चों को लिया, बच्चों को हम और लेकर के उनको दिमाग खराब किया और उनको आतंकी बना करके यहाँ पर भेजा। जो आतंकी वहां से 100 आतंकी अगर चले और यहाँ पर उसमें से 20 पहुंचे, 80 मार दिए गए, लेकिन उन्हें वो कहते ना कि दे आर डिस्पोजेबल,
उनको भेज दिया, मर गए, कोई बात नहीं, उन्हें कोई इसमें तकलीफ नहीं है दिल में उनके कि हाँ ये मेरे हमारे आदमी लेकिन आर के भार्गव जी, मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या जानबूझकर पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में ऐसे लोगों को चिन्हित करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग फंस सकते हैं उनके चंगुल में, उनको पैसा प्रोवाइड कराना और उनसे इंफॉर्मेशन लेना, इस बात पर हमारी जो सेना है वो ध्यान भी दे रही है, और खास तौर पर कहा जा रहा है उन लोगों से जो बॉर्डर एरिया पर रहते हैं कि आपको कोई जानकारी किसी साझा नहीं करनी है। नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल जो है, आप बॉर्डर एरिया में फायरिंग की बात कर रही हैं या वहां पर जो है? जी, मेरा सवाल ये है कि जो बॉर्डर एरिया में जो गांव होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां के लोगों से इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की ओर से जुटाई जा रही है, ड्रोन के जरिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ती जा रही है, क्या ऐसे लोगों को जानबूझकर पाकिस्तान की ओर से चिन्हित किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि उसे पता है कि यहीं से इंफॉर्मेशन मिल सकती है? हाँ देखिए, ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि इस तरह के लोगों को बहुत आसानी से और पैसे का लालच दे करके उनको आकर्षित किया जा सकता है, उनको अपने काम के लिए जोड़ा जा सकता है, और ये वो दोनों साइड में करता है, अपने तरफ भी करते हैं और हमारी तरफ भी। ये शायद मैं कहता हूँ कि दोनों ही देश या सारे ही देश करते हैं कि जो इस तरह का गरीब तबका होता है जिसको कि हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, सिर्फ फर्क यह है कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल बिना दिल में किसी की गिल्ट को लिए तो करता है, हमें थोड़ा सा अफसोस होता है कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाएं। आर के भार्गव जी, क्योंकि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कौन फंडिंग कर रहा है, कौन साथ दे रहा है, चाइना के जो हथियार हैं वो कैसे घुटने टेक रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं, तुर्की जैसा जरा सा देश उसके सहारे कब तक लड़ लेगा? देखिए, ये तो पाकिस्तान का, अभी मैंने कहा ना कि एक तरह से उसका फ्रस्ट्रेशन है, ये उसे भी पता है कि तुर्की उसको हथियार अभी दे रहा है, काफी मात्रा में उसके पास हथियार है, इसीलिए 300, 400 ड्रोन को वो एक बार में एक दिन में भेज रहा है। लेकिन तब तक वो उन मांगे हुए ड्रोनों को लेकर के यहाँ पर भेजता रहेगा, कहीं ना कहीं तो उसका अंत होगा, तुर्की भी कहीं ना कहीं आकर के अपना हाथ तो पीछे खींचेगा। लेकिन पाकिस्तान उस नजरिए से नहीं सोच रहा है। पाकिस्तान की सोच आज की तारीख में ये है कि इसको एस्केलेट करो ताकि दुनिया का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका हिंदुस्तान के ऊपर और हमारे ऊपर प्रेशर आए। उसको लाने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान को यानी भारत को उकसाया जाए और उसको भी उसी तरह से रिटेलिएट करने के लिए मजबूर किया जाए कि वो भी हम जिस तरह से वो फायर कर रहे हैं उसी तरह से हम भी लौट करके फायर करें। अभी तक हमने उस तरह से वहां पर रिटेलिएशन नहीं किया है, लेकिन वो चाहता है कि हम रिटेलिएट करें ताकि जो लड़ाई है ये भड़के और इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आकर के भारत को रोके और पाकिस्तान को तो कम से कम एक फेस सेविंग मौका मिल जाएगा कि भाई हमने तो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, वो अपने पब्लिक के पास जाएंगे कि देखिए हमने बहुत किया, ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आ गई जिसकी वजह से हम लोग गए हैं, नहीं तो हमारे पास तो एटम बम भी था। बिल्कुल सर, मैं प्रदीप भल्ला जी आपका रुख करना चाहूंगी और सवाल वही है कि पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान मुंह की खाने के बावजूद भी बार बार आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा है। क्या ये मान के चलें कि कल तक जो है पाकिस्तान के हौसले बिल्कुल ही पस्त हो जाएंगे? जो अभी थोड़ी सी रस्सी जो बची है, जो बल बचा है जलने के बावजूद, वो बल भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा आज की जिस तरह से कार्रवाई की हमने, जवाबी कार्रवाई की है? देखिए, ये तो सारा डिपेंड करता है, वो जो है ना बेशरम हो चुका है, उसका कितनी बार वो मुंह की खा चुका है फिर भी उसको अकल नहीं आती है। और ये जो सीमा की बात करी है इसके बारे में भी मुझे ज्ञान है, मोदी जी ने ऑलरेडी इस पे एक्शन शुरू कर दिया है बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट के नाम से, और इसमें आरएसएस को भी एक सीमा जागरण मंच नाम की संस्था खड़ी कर दी है जिसका काम ये है कि सीमा पे जाके उनके दुख दर्द को पूछे और दूर करे। तो ये इसका अब तो समय जरूर लगेगा लेकिन ये काम शुरू हो चुका है। ये आपके माध्यम से सबको पता लग जाए कि बहुत जल्द हम जो है वापस जो है जो सीमा पे जो है वहाँ पे हमारे नागरिक, क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं है, मेनली वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है और ऐसी कई चीजें हैं जो नहीं है, तो इस वजह से वो ये सब जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। तो जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर
फ्यूचर में ऐसी होने की संभावना नहीं है। तो अब पाकिस्तान को फिर दोबारा से शायद कुछ समय बाद ऐसा मौका नहीं मिल पाए कि बॉर्डर विलेजेस को वो अपना पैसे देके हायर कर सकें। प्रदीप जी, एक सवाल ये भी है मेरा, क्योंकि जिस तरह से हमारी मजबूत तस्वीरें मीटिंग के जरिए दिखाई दे रही हैं, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग से भी जो है, जो रणनीतियां बन रही हैं, इससे भी बौखलाहट है पाकिस्तान में? नहीं, बौखलाहट तो होगी, हमारी मीटिंग है, लेकिन अभी ये है कि इस पे डिपेंड करता है कि हम जो है उसका रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। अभी वो तो खाली ड्रोन्स भेज रहा है। अब हम जब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड करेंगे कि हम अपने मिसाइल से, जैसे पहले अटैक किया था पहले दिन जो है, वैसे अगर जब करेंगे तभी पाकिस्तान को अकल आएगी। अब लेकिन ये वो बहुत कुछ देखना पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस देखने पड़ते हैं, जो प्रेशर पड़ रहा है उसको देखना पड़ता है। इन सबको देखते हुए हम वो रिस्पॉन्स कब कर पाएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल। प्रदीप भल्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, भारत कह रहा है नापी तुली हम कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि हमला वो कर रहे हैं, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो भारत की शुरू से ही रही है कि हम, ठीक है, मैं आऊंगी प्रदीप आर.के. भार्गव जी आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। करनाह इलाके में भी भारी गोलीबारी हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। करनाह इलाके में भी तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर से उरी में धमाके के बाद आग लगी है, जानकारी मिल पा रही है। ये बड़ी जानकारी, करनाह इलाके में भी भारी गोलाबारी। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दे, उरी में धमाके के बाद लगी आग, इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। करनाह इलाके में भी भारी गोलाबारी जारी है। करनाह इलाके में भारी गोलाबारी जारी है, जानकारी मिल पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर, उरी में धमाके के बाद लगी आग, इस वक्त की बड़ी खबर जी राजस्थान पर। करनाह इलाके में भी भारी गोलाबारी, बड़ी जानकारी मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि एक के बाद एक अपडेट, और सबसे पहले जी राजस्थान पर, उरी में धमाके के बाद लगी आग। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर, करनाह इलाके में भारी गोलाबारी से जुड़ी यह खबर मिल पा रही है। और देखिए खुशबू, इससे पहले भी यहाँ पर धमाके की आवाज सुनाई दी थी। उरी में कई धमाके हुए थे, एक के बाद एक लगातार धमाके की आवाज सुनाई दी थी और धमाके के बाद आग लग गई। लेकिन करनाह इलाके की बात करें तो वहां पर अब भी भारी गोलाबारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए कि पाकिस्तान की ओर से लगातार किस तरीके से 12:16 का वक्त हो चला है, लेकिन आप देखिए कैसे पाकिस्तान रुक रुक कर हमला कर रहा है। और आर.के. भार्गव, पूर्व आईजी बीएसएफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. भार्गव जी, इसी बात का तो जिक्र हम इस वक्त इससे पहले कर रहे थे कि कैसे बॉर्डर एरिया पर पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तनाव कम करने को लेकर लगातार कवायद जारी है, और ये बड़ी जानकारी भारत पाकिस्तान को लेकर, ये बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और आर.के. भार्गव जी, आपसे सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें बॉर्डर एरिया पर, आप देखिए कि पंजाब की बात करें तो वहां पर भी गुरदासपुर में पाकिस्तान की ओर से हमला, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हमला, उरी में एक बार फिर से हम सुन रहे हैं कि वहां पर जब धमाके हुए तो आग लग गई है। देखिए, जम्मू के इलाके में हमला करना, ये जम्मू और उसके आसपास का जितना एरिया है, कठुआ, सांबा वगैरह, ये सब बड़े स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म की अगर अशांति होती है, डिस्टरबेंस होता है, तो उसका असर आगे जाकर के कश्मीर पर पड़ता है। क्यों? ये लाइफलाइन है कश्मीर के लिए, ये जुगलर वेन है जो कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती है। अगर इस जगह के ऊपर देखिए, जितने भी पीछे आपके 62 में या 65, करेक्शन 62 में तो नहीं थी, 65 में, 71 में जब भी युद्ध हुआ तो ये जगह हमेशा इंपॉर्टेंट रही। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर कश्मीर को वो अलग करना चाहता था कि इसको काट दे, चिकन नेक को इसको काट दे ताकि कश्मीर अलग हो जाए। हालांकि अभी पूरी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हमने इस रोड के अलावा बाकी भी रोड बना लिए, इसलिए हमें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है, और वहां पर पाकिस्तान हमला करेगा। बाकी भी देखिए, इसने जो उड़ी में या कश्मीर में किया है,
तो वो तो उसको कहता है कि साहब कश्मीर हमारा है, उसके हिसाब से ये अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया है। और खासतौर से जो एलसी का एरिया है, एलसी में हमेशा ही ऐसा नहीं कि अभी फायर हो रहा है, एलसी में तो जब कुछ नहीं होता है उस समय भी आए बगाए जो है फायर होता रहता है। हफ्ते में 2-4 बार वहां पे सीज फायर का वायलेशन हो जाता था, बीच में कुछ दिन नहीं हुआ था, लेकिन वहां पे सीज फायर का वायलेशन हमेशा होता रहा है। इसलिए वहां पर तो इतना कोई नहीं, वहां पे हमारी डिफेंसेस हैं, अच्छी मजबूत हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी मैच्योर हो चुकी हैं। लेकिन जो पीछे के इलाके में वो फायरिंग करता है, वो नेचुरली उससे जो हमारे सिविलियन हैं उनको नुकसान पहुंचता है, उनको जो है कष्ट होता है। प्रदीप भल्ला जी, आपका रुख करूंगी। रण अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सिंदूर को लगता है हल्के में ले लिया था पाकिस्तान ने, जिसका पूरी तरह से हम जवाब हमने दिया भी और आगे भी दे रहे हैं। एक एक आतंकी को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, लेकिन इस रण पर कितनी भी डटने की कोशिश कर ले पाकिस्तान, खानी तो मुंह की पड़ेगी। जी वो तो है ही। ये तो हमें पे थोड़ा सा थोपा गया था, सीज फायर करा था, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान ने खुद ने सीज फायर तोड़ दिया। अब आज भारत को रात को फिर से मौका मिला है, देखिए अब वो क्या कर पाता है। सीज फायर तो टूट चुकी है, तो जो पाकिस्तान ने तोड़ दी है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अब हमको रिस्पॉन्स करना है। अब हम कितना रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इसकी क्या रूपरेखा बनाई गई है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर डिपेंड करता है। सुबह तक मालूम पड़ेगा कि हमने क्या किया है और उनको कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन प्रदीप भल्ला जी, आप कह रहे हैं कि ये सीजफायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान करता है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है, फिर रोना किस बात का रोता है कि देखिए भारत हम पर कार्रवाई कर रहा है, भारत हम पर हमला कर रहा है, जबकि हम ये दिखाते हैं कि पहले तुम हमला करते हो, कार्रवाई हम करते हैं, हम हमला नहीं करते हैं। ये तो शुरू से बात है, ये तो आज की बात नहीं, ये तो शुरू से बात है। जब से दोनों अलग अलग हुए आजादी के बाद, तब से ही ये रोना रोता रहा है। पाकिस्तान की ये फितरत है कि वो रोता है, भारत हमेशा उसको संभालता रहा है बच्चों की तरह। फिर भी जो है पाकिस्तान ऐसे करता रहा है कि भारत पे रोक देता रहा है कि भारत के दोषी है, जो दुनिया को ये दिखाता रहा है। आर.के. भार्गव साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप पूर्व आईजी हैं बीएसएफ के, हम अपनी सेना की मजबूती को आपके शब्दों से समझना चाहते हैं। देखिए, सेना की मजबूती 2 तरीके से होती है। एक तो उसके शस्त्र बल से और दूसरा सेना के अपने मोरल से। हमारे पास आज की तारीख में शस्त्र बल भी है और हमारे जवानों का मोरल भी, जिसे कहना चाहिए कि आसमान में है। हमने कभी उसको नीचे नहीं जाने दिया। वहीं अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें, शस्त्र उसके पास है, लेकिन सही बात है कि हमसे कम है, हमसे इंफीरियर है। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ के जवान है, वहाँ की जो आर्मी है, उसका मोराल, जिसे कहना चाहिए कि आज की तारीख में अगर बूट में नहीं है तो भी वहाँ उसके नजदीक में ही है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी आज वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं रही। जो पहले जब पार्टीशन हुआ था उस समय की आर्मी, उसके बाद भी काफी समय तक उनकी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी कहलाती थी। वो भी क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से ही होकर के वहां पर गए थे वो। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो उनकी आर्मी है, वो आर्मी से होकर के और बिजनेसमैन वो ज्यादा हो गए। आर्मी के अभी देखिए, आपने सभी जगह खबर आती है कि जनरल वहां पे उनके मॉल चलते हैं, वहां उनके जो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चलता है, उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं। तो अभी वहां पर जो आर्मी इसमें लग जाएगी, उसके पास जो एक अपने प्रोफेशन का जो एक एप्टीट्यूड बनता है, एक सोच में आकर के जो दिल और दिमाग उसके चेंज होते हैं, फौज की तरफ जाते हैं, अपने देश की तरफ जाते हैं, अपने पॉपुलेशन को बचाने की तरफ उसका जो एप्टीट्यूड होता है वो खत्म हो जाता है। आप किसी भी फौजी को भी देख लीजिए, अगर उसको आप 2-4 साल उसकी ट्रेनिंग से अलग कर दीजिए, तो वो अपनी जो उसकी कमिटमेंट है, उसका अपनी प्रोफेशन की तरफ वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वही चीज आज पाकिस्तान में हो रही है। उनकी जो सेना है वो अपने लीडर को देखती है, उनके जनरल को देखती है, और वो देखते हैं कि सबके सब करप्शन में डूबे हुए हैं, सब अपना पेट भर रहे हैं, सब अपनी थैलियां भर रहे हैं। तो वो भी जो नीचे वाला भी है, वो भी उसी रास्ते पर चलता है और अपने प्रोफेशन को वो भूल जाता है। तो इसलिए अगर उनके पास हथियार होंगे भी, तब भी वो हथियारों को उस
एफिशिएंसी से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस एफिशिएंसी से हम इस्तेमाल करते। देखिए, आपको याद होगा 65 में जब लड़ाई हुई थी, हमारे पास नेट नाम के छोटे हवाई जहाज थे। ये वो कहते थे ये हवाई जहाज क्या है, ये हवाई जहाज है छोटे छोटे, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के पास अमेरिका से दिए हुए साइबर जेट थे, बहुत पावरफुल फाइटर प्लेन माने जाते थे। लेकिन हमारे नेट ने उन साइबर जेट्स को धूल चटाई वहां पर, और पाकिस्तान को अल्टीमेटली देखिए 65 में भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी उसके पास F-16 आया। हमारे पास उस समय F-16 के मैचिंग कोई भी हवाई जहाज नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई डर नहीं लगा, बल्कि पाकिस्तान ये जरूर सोचता था कि हमारे पास इतने बड़े इतने एडवांस हथियार है, लेकिन उसने उसका कभी सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। और आज तो हमारे पास उससे कहीं बेहतर वार मशीनरी है। आज का हमारा जवान पाकिस्तान के जवान के मुकाबले कहीं बेटर ट्रेन, कमिटेड है वो देश के लिए, कमिटेड है वो सेना के लिए, कमिटेड है वो हमारे अपनी जनता के लिए, भारत के जो पब्लिक है उसके लिए। बिल्कुल प्रदीप भल्ला जी, क्योंकि अहम बात आर के भार्गव जी कह रहे हैं। प्रदीप भल्ला जी जरा एक बात और समझाइए, क्योंकि स्थिति आप देख रहे हैं, नजर आपकी बनी हुई है। आज भी रक्षा मंत्री की ओर से तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीडीएस के साथ बैठक हुई, हंसती मुस्कुराती तस्वीर सामने आ गई। लेकिन अब कल ये जो बैठक होने वाली है, क्या यथास्थिति को लेकर सेना की ओर से जानकारी दी जाने वाली है, या फिर आगे की स्ट्रेटेजी पर भारत अब काम कर रहा है? क्या समझ आता है? ये तो आगे की स्ट्रेटेजी पे ही काम करना पड़ेगा, और स्ट्रेटेजी का मतलब है लॉन्ग टर्म। जो टैक्टिक्स होती है वो शॉर्ट टर्म होती है और स्ट्रेटेजी होती है लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रेटेजी पे ही काम करते हुए हमें काम करना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजी ये है कि हमारी लैंड फोर्सेस तभी आगे जाएंगी जब अफगानिस्तान की फौज उधर से और इधर से अपना बलूच की फौज आ जाएगी। यानी तीन तरफा, जब हम जो दो तरफा हमला शुरू हो जाएगा तो तीसरा हमला हमारी तरफ से शुरू होगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। टैक्टिक्स ये है कि वो हमें हमारी तरफ ड्रोन्स भेज रहे हैं, हम उनकी तरफ ड्रोन्स और मिसाइल भेज रहे हैं, ये चलता रहेगा। आर के भार्गव जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगी। पाकिस्तान ने जब भी युद्ध छेड़ने की कोशिश करी, हर बार मुक्की खानी पड़ी। कारगिल से लेकर जितना भी इतिहास हम देख लें, जब उसे पता है कि वो जीत नहीं सकता, वो ताकत नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी उनकी मजबूत नहीं है, फिर से एक बार युद्ध की कोशिश क्यों? वो चाहता है कि मैप से खत्म हो जाए पूरी तरह से। देखिए, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। और पाकिस्तान में क्या है कि वहां पर बचपन से ही जो बच्चे हैं उनको एक बड़ी कड़वी घुट्टी पिलाई जाती है, और वो कड़वी घुट्टी है उनकी कश्मीर की। आज भी वो इस फैक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीर अब उनका किसी भी हालत में नहीं है, पहले भी नहीं था और अब बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कश्मीर के भी आदमी थे, कश्मीर थे, पहले एक समय था बीच में जब वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा उनका झुकाव था, लेकिन आज की तारीख में वो झुकाव पूरी तरह से बदली हो गया है। लेकिन पाकिस्तान इस फैक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो आए बगाहे वो कश्मीर को लेकर के कुछ हालात ऐसे पैदा करता है ताकि भारत के साथ में उसका कन्फ्लिक्ट हो, कहीं ना कहीं लड़ाई हो, या वो हालात बने जहां पर के कश्मीर में उसको इंटरफियर करने का मौका मिले। अब उसने यही हालात पैदा किए। कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट भेजे और टेररिस्ट पे उन्होंने टूरिस्ट को मरवाया, तो ये हालात पैदा करने वाले थे। हालात पैदा हुए, हमने संयम से काम लिया, लेकिन पाकिस्तान ने संयम से काम नहीं लिया। और यही वजह है कि पाकिस्तान को अगर हम सोचे कि किसी तरह से वो काबू में आएगा, किसी तरह से उसके दिल में दिमाग में कुछ बदली होगा, तो शायद वो नहीं होगा। क्योंकि जब तक ऊपर की जो उनकी लीडरशिप है, नीचे जो आने वाली पीढ़ी है उसका माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। हो सकता है कुछ डिकेड चले, हो सकता है कुछ 100 साल चले। बिल्कुल प्रदीप भल्ला जी, देखिए आर के भार्गव जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और वाकई में ये बात भी सही है। वहां पर कश्मीर की बात कर ले तो वहां पर अब उस तरीके से आतंकियों को भी और पाकिस्तान को भी लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। जो आम जनता है, वो लोकल जो जनता है, वो समझ चुकी है कि हमारा जो काम चलेगा हमारे पर्यटन से चलेगा, हमारे व्यापार से चलेगा,
कब तक इनके जो कुछ ये पैसे दे देते हैं उसके जरिए पत्थरबाजी कराया करते थे, बरगलाया करते थे युवाओं को, खास तौर पर आज उन युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं है बल्कि पर्यटन के जरिए वो रोजगार स्थापित कर रहे थे और रोजगार पर ही कहीं ना कहीं इस हमले के माध्यम से चोट करने की कोशिश आतंकियों ने की। आतंकियों ने नहीं की, आतंकियों से करवाया गया है। ये तो देखिए, अगर डीपली जाएंगे तो ये चाइना ने करा है और चाइना नहीं चाहता है कि भारत जो है पीओके ले ले, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सी पैक बनाया है चाइना ने वो पीओके से होता हुआ नीचे आता है और नीचे ग्वादर पोर्ट तक जाता है। तो चाइना का करीब 60 बिलियन और ग्वादर पोर्ट पे करीब 40 बिलियन, टोटल 100 बिलियन इन्वॉल्व है। तो और वो सब कुछ तो उसने पाकिस्तान से वसूल करना है। अगर कल को भारत पीओके ले लेता है तो ये पैसा चाइना किससे वसूल करेगा, ये बात हमको समझनी चाहिए। प्रदीप भल्ला जी, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर बच्चे पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विदेशों में जाकर डंका बज रहा है। पाकिस्तान में वहां पर आतंकियों को सरपरस्ती दी जा रही है, वो इसीलिए भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। क्या ये हमारा खुशहाल देश उससे जलन भी कहे, ये देखा नहीं जा रहा, इसलिए जो है अपने ये छोटी मोटी हरकतें करके ये बरगलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ये छोटी मोटी हरकतें नहीं, हरकतें तो बहुत गंभीर हैं। लेकिन ये चीज है कि ये आपको समझना चाहिए कि वहाँ के जो शासन वाले हैं और सेना के अधिकारी हैं, अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो उनका रेवोल्यूशन हो जाएगा। उनका ध्यान भटकाने को ये बार बार ये कर रहे हैं। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो न्यूज में भी आती रहती है कि जो सेना के उच्च अधिकारी हैं और शासन वाले हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, वो ऐसी चीज करते रहते हैं ताकि जो उनकी जो आम जनता